अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि रब ताला आपकी हर ज़रूरत हर हाजत के लिए काफ़ी हो जाए। आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब बने कि कोई मुश्किल कोई परेशानी जो है वो आपके सामने आए तो रब ताला उसके लिए बेहतरीन इंतज़ाम कर दे जो कि आपकी खुशियों और कामयाबियों का बायस हो। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा मेरे बहन भाई मुझसे पूछ रहे हैं वो ये कि 1.25 लाख दुरूद शरीफ के लिए स्टिल कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैसे पढ़ें, या ये कि वो 1.25 लाख दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पाते। पहली चीज़ तो ये कि 1.25 लाख दुरूद शरीफ जो है आप ये समझ लें कि एक टारगेट है जो बहुत सारे लोगों ने अपने लिए फ़िक्स किया और उसके बाद जो है वो उनकी दुआएं कबूल हो गई। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप 1.25 लाख की मन्नत मान के नहीं रख सकते तो आप डेली के बेसिस के ऊपर जो है वो अपना एक टारगेट रख लें कि आपने उतनी दफ़ा ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी हैबिट हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप बढ़ाते चले जाएं और फिर अपने लिए जो है ना वो टारगेट्स को बड़े से बड़ा करते चले जाएं और इंशाल्लाह एक दिन रब ताला की तौफीक से आप 1.25 लाख भी पढ़ पाएंगे। एक और क्वेश्चन ये कि बिगिनिंग में जब पढ़ना शुरू करते हैं, जो लोग ऑलरेडी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे और वो दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं या तो उनके सर में दर्द हो जाता है या फिर ऐसा है कि ना उनको सर भारी भारी सा लगने लगता है और बहुत ज़्यादा उनको प्यास महसूस होती है। कि दुरूद शरीफ हो सकता है कि आपने नया नया पढ़ना शुरू किया हो तो अभी आपकी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करने वाले फ़ेज़ में है, तो आप उसको जो है वो कोशिश करते रहें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ते चले जाएं, ब्रेक कर लें। अगर एक ही सिटिंग में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, पानी पास रख लें और पानी पीते रहें फ्रीक्वेंटली अगर बहुत प्यास लगती है, और इंशाल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ जो है ये कैफ़ियत इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी और फिर आप ज़्यादा रवानी से पढ़ पाएंगे। और क्या है कि जो लोग बहुत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रब ताला जो है वो ख़ुद ही उनके ज़िक्र के अंदर इतनी बरकत दे देता है कि वो थोड़े वक्त में फिर वो ज़्यादा दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी शेयर किया कि वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन उसकी तादाद भी ऐसे है कि सुन के आपकी अकल हैरान रह जाती है। लेकिन ये दुरूद शरीफ के मोज़ों में से एक मोज़ा है कि रब ताला आपको इस तरह का अपग्रेड कर देता है, इतनी बरकत दे देता है आपके टाइम में, आपके ज़िक्र में, आपकी ज़बान को वो तौफ़ीक देता है कि आप बहुत आराम से बहुत ज़्यादा देर तक ज़िक्र कर सकते हैं। तो ये भी ऐसा है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं तो ये रब ताला का इनाम होता है आपके लिए। आज की मिरेकल स्टोरी जिन भाई ने शेयर की है वो इंडिया से हैं। वो कहते हैं कि वो उत्तराखंड से हैं और वो कहते हैं कि हम जो है वो एक बहुत वेल ऑफ फैमिली थे और खाते पीते जो है वो ज़मींदार थे। कहते हैं कि हमारी खेती बाड़ी थी और एक लाइफ जो थी वो पुरसुकून गुजर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि कहते हैं कि इनकी ज़मीनों की प्राइस जो है वो अचानक से बढ़ गई और इनके अब्बू और चाचा जो हैं उनकी ज़मीनें साथ साथ थीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो ज़मीन का हिस्सा जो कि बहुत महंगा हो गया, तो उस पूरे पोर्शन को बेच के जो है वो किसी और जगह ज़मीन ले ली जाए। कहते हैं कि इनके जो मामू थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे, तो उन्होंने जो है ये ज़मीनें बेचने का काम किया और ज़मीनें जो है बहुत अच्छी प्राइस पे बिक गईं। तो कहते हैं कि काफ़ी सालों पहले जब बिकी तो उस ज़माने में वो 1 करोड़ की बिकी और उससे जो है ना वो हमने करीब ही एक और जगह के ऊपर एक बड़ा सा फार्म हाउस ले लिया। कहते हैं कि ये फार्म हाउस इतना बड़ा था कि इसमें हमारा घर भी था और चूँकि पैसे तो थे ही, और ज़रा फार्म हाउस हमारे पहले वाले गांव से जो था वो तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत पे था, तो उस जगह से दूर था और थोड़ा सा सुनसान जगह पर था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम खुश थे कि एरिया बहुत बड़ा था। यहाँ पे हमारे फार्म हाउस के ऊपर जो है वो फलों के बागात भी थे। कहते हैं कि हमने कुत्ते वगैरह भी रखे हुए थे। गर्ज़ के ओवरऑल लाइफस्टाइल जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। कहते हैं लेकिन एक मसला था, चूँकि ये एक ऐसी सुनसान सी जगह के ऊपर था और शहर से और दूसरे और गाँव से ज़रा थोड़ा हट के था, तो इर्द गिर्द कोई मार्केट वगैरह नहीं थी कि हम चीज़ें ख़रीद सकें। तो ऐसा था कि हमें जो है ना हर चीज़ घर पे ही बनानी पड़ती थी। कहते हैं लेकिन चूँकि मेरी अम्मी जो थी वो कुकिंग बहुत अच्छी करती थी, तो जब मेरे फ़ादर और मेरे चचा वग़ैरह जो कि किसान थे बाय प्रोफेशन, तो कहते हैं कि हम अपनी ज़मीनों के ऊपर ख़ुद काम करते थे। तो कहते हैं कि हम छोटे छोटे थे तो अम्मी खाना बना के दे देती थी और हम बहन भाई जो हैं वो खाना ले जाके तो अपने अब्बू और चचा को खेतों पर दे देते थे। कहते हैं कि जिस गांव में हम पहले रहते थे, जहां हमारी ज़मीनें थीं और वहां से बेच के हम इस जगह पर आ गए, तो ये फार्म हाउस जो था एक दूसरे गांव में था, लेकिन इर्द गिर्द जो है वो बहुत आबादी नहीं थी और यहाँ पर जो थे वो जंगली जानवर भी थे।
कहते हैं कि शुरू में जो है वो हम बहुत खुश थे यहाँ मूव जब हम हुए फार्म हाउस के ऊपर। और फिर क्या था कि इनके अब्बा ने और चचा ने जो है वो खेती बाड़ी शुरू कर दी। यहाँ पर भी ज़मीनें थीं, उनमें फ़सलें उगाना शुरू की। कहते हैं लेकिन यहाँ एक नुकसान ये था कि जंगली जानवर आके तो फसल को ख़राब बहुत कर जाते थे। कहते हैं उस तरह से क्या हुआ कि हमें नुकसान होना शुरू हुआ, और वक्त के साथ साथ ये नुकसान जो था ये बढ़ना शुरू हो गया। कहते हैं एक ऐसा टाइम भी आया कि फिर हम पे कर्ज़ा चढ़ने लग गया, और कर्ज़ा जो था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो वक्त गुज़रता रहा। हालात पहले जितने बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन स्टिल चीज़ें जो थीं वो मैनेज होती रहीं, और किसी न किसी तरह से वो ज़िंदगी चलती रही। फिर कहते हैं एक टाइम आया कि इनके बड़े भाई जो थे उनकी शादी हो गई। कहते हैं कुछ अरसे से जो है वो इनकी अम्मी बीमार थीं, लेकिन जब भाई की शादी हुई तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बीमारी उनकी बढ़ती चली गई। जब डॉक्टर को दिखाया तो उस टाइम पर डायग्नोस हुआ कि उनको जो है वो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। और कहती है कि अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और वो देखती थी कि बहन भाई जो है वो छोटे छोटे हैं, कर्ज़ा भी है। तो उन्होंने जो है वो अब्बा से कहना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा है कि आप जो है ना ये फार्म हाउस को बेच दें, और जो पैसे आएँ आप उससे जो है वो कर्ज़ा भी अदा कर दें, और ये बच्चों के लिए जो है ना आप किसी और जगह पर कोई अच्छी बारौनक जगह के ऊपर जो है ना वो ज़मीनें और घर वगैरह का इंतज़ाम कर दें। कहते हैं कि मेरी अम्मी जो थी उनका इसरार बढ़ता चला जा रहा था कि इस जगह से जो है ना वो कहीं मूव हो जाना चाहिए। कहते हैं कि चूँकि मेरे मामू जो थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे, तो इनके मामू ने जो है वो इनको आके बोला कि घर ऐसी जगह पर है कि भूल जाओ कि अब तुम लोग इसको बेच सकते हो ना, और इसकी अच्छी कीमत भी नहीं मिल सकेगी तुम लोगों को, क्योंकि इर्द गिर्द तो लोगों को पता है कि भाई तुम लोगों की फसलें ख़राब हो जाती हैं, या जंगली जानवर आके फसलें ख़राब कर देते हैं। कहते हैं बावजूद अम्मी के इसरार के कुछ भी नहीं हुआ, कुछ और साल ऐसे ही गुजर गए। लेकिन ये हुआ कि वक्त के साथ साथ जो है वो हमारी परेशानियों में इजाफ़ा होता चला गया, कर्ज़ भी बढ़ गया, और ऐसा था कि अब बहनें भी जो हैं वो बड़ी हो गईं, और बहनें शादी की उम्र को पहुंच गईं। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। बहनें छोटी थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बहनें बड़ी हुईं तो फिर अब ये था कि इनके लिए रिश्ते ढूंढे जाएं। कहते हैं कि इस सारे टाइम में जो है वो अम्मी की बीमारी भी बढ़ती चली गई। कहते हैं कि इन्होंने अपनी अम्मी के लिए बहुत दुआएं की। इवन ऐसा था कि दुआएं करने के लिए जो है वो डिफरेंट मज़ारों पर भी हाज़िरी दी, लेकिन अम्मी की बीमारी जो थी उसमें फ़र्क तो पड़ा, लेकिन अम्मी बिल्कुल सही नहीं हुई। बहनें जो थीं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ी हो रही थीं। अम्मी उनको देखती थीं, घर के हालात देखती थीं तो और परेशान होती थीं। फिर कहते हैं कि बस इस तरह जो दुआएं मांग रहे थे उससे थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो सही हुई, लेकिन क्या था कि मुश्किलात और मसाइल हमारे दिन ब दिन बढ़ रहे थे। इन्हीं हालात में जो है वो फिर कोरोना आ गया। कहते हैं कोरोना वाले टाइम में ऐसा था कि सब लोग ही घरों में बंद हो गए थे। उस ज़माने में ऐसा था घर में जब सब बंद हुए तो फिर नमाज रोज़ा जो था उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया। कहते हैं उस ज़माने में जो है जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उस ज़माने में मेरी अम्मी को जो है वो कहते हैं कि किसी ने बताया कि आप 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें अपने सारे मसाइल को जहन में करके, और इंशाल्लाह रब ताला की तरफ से जो है वो मुज्जाती खैर मिलेगी। कहते हैं इनकी अम्मी ने जो है वो घर की सारे मसाइल को जहन में रख के और जो है वो 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी पढ़ाई होती चली गई वैसे वैसे ऐसा हुआ कि हमारे हालात बदलना शुरू हो गए। मेरी बहनें जो थीं जो कि शादी की उम्र पे थी, उनके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे उस ज़माने में। मेरी बड़ी बहन के लिए पहले रिश्ता आया और बहुत ही अच्छी जगह पर उसकी शादी भी हो गई। और क्या था कि उस ज़माने में उसकी शादी के लिए जो भी अखराजात थे वो भी बहुत अच्छे से पूरे हुए। ज़बरदस्त शादी हुई। उसका हस्बैंड जो था उसकी जॉब भी बहुत अच्छी थी, और फिर ये था कि शादी के बाद उसकी बहुत ही अच्छी फैमिली से रिश्ता आया था, तो उसके ससुराल वाले भी बहुत खाते पीते लोग थे। तो ये एक काम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो पहला मौज़ा तो ये हुआ कि वो फार्म हाउस जिसका हम सोचते थे कि अब ये बिक नहीं सकता, और इसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम प्रॉब्लम्स में चलते जा रहे हैं और हम पे कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारे फार्म हाउस की वो कीमत लगी जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे ना कि हमें मिलेगी। वो हमें एक ऐसा ख़रीदार मिला अपने फार्म हाउस के लिए कि जो कोई पॉलिटिशियन था जिसको उस एरिया के अंदर कोई फार्म हाउस ही चाहिए था। और जब उसने हमारा फार्म हाउस देखा तो उसको लगा कि बिल्कुल परफेक्टली एक ऐसी चीज़ ही वो ढूंढ रहा था, और उसने अपनी तरफ से जो है वो कीमत लगाई। और कहते हैं कि इवन उसने हमसे पूछे बगैर कीमत लगाई थी उसकी, लेकिन वो भी ऐसा था कि हमारी सोच से भी बहुत आगे थी। और हमने फार्म हाउस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पैसों में जो है वो बेच दिया।
प्राइस का आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा था उससे कोई 4 गुना ज़्यादा प्राइस में जो है वो हमने बेच दिया। उस प्राइस से जो है ये हुआ कि इतने पैसे आने से एक तो हमारे कर्ज़े उतरना शुरू हो गए, साथ साथ इतने इकट्ठे पैसे आने से ये हुआ कि बहन का अच्छा रिश्ता भी उस ज़माने में आया हुआ था, तो बहन की बहुत अच्छी जगह पे शादी कर दी। फिर कहते हैं उसी ज़माने में जो है वो दूसरी बहन के लिए भी रिश्ता आ गया कि इनके अब्बू के कोई फ्रेंड थे जो अपने बेटे के लिए जो है वो रिश्ता ढूंढ रहे थे और उनको इनकी दूसरी बहन पसंद आ गई। तो कहते हैं कि फिर दूसरी बहन जो है उसकी शादी भी करते हैं, कि पैसों का तो मसला नहीं था। तो कहते हैं कि घर में बहनों की शादियां हो गई, कर्ज़े उतर गए और फिर ऐसा हुआ कि बाकी पैसों से हमने और चीज़ों के इंतज़ामात कर लिए। और जैसे जैसे दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ती चली जा रही थी, वो जो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें थी ना, जो काम रुक गए हुए थे, वो काम जो थे ना उनके लिए असबाब बनना शुरू हुए और वो काम होना शुरू हुए। फिर ऐसा हुआ कि इन पैसों से जो है वो भाइयों ने भी आगे से जो है वो अपने बिजनेसेस वगैरह करना शुरू किए, अपने कामों के लिए कुछ ना कुछ किया। कहते हैं कि बस अलगर्ज़ के ये दुरूद शरीफ की तादाद जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही थी, तो हमारी ज़िंदगियों में से लगता था कि रुकावटें और नेगेटिविटी जो है वो हटती चली जा रही है और हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी, खुशियाँ और कामयाबियाँ आना शुरू हो गई हैं। भाई कहते हैं कि अब तो दुरूद शरीफ के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन बन गया है कि अब तो कोई काम मुश्किल हो जाए, कोई काम जो है वो रुकावट आ जाए, कोई हाजत पेश आ जाए या मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो मैं जल्दी से जो है वो 5000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने की मन्नत मान लेता हूँ और बाय द टाइम कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ता चला जाता हूँ तो मेरे लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और बेहतरीन इंतज़ाम हो जाता है उस काम के होने का। ये भाई जो हैं इनकी अम्मी ने दुरूद इब्राहिमी जो है वो 1.25 लाख दफ़ा पढ़ने की नीयत से शुरू किया था और फिर दुरूद शरीफ की कसरत वो करती चली गई और घर में जो है ये सारे मामलात इतने बेहतरीन हो गए। ये सही है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से आपकी दुआएं कबूल होती हैं और आपके लिए दीन और दुनिया में खैर और भलाई के दरवाज़े खोलते हैं और रब ताला आपको दीन में भी खूब तरक्की अता करता है और दुनिया में भी तरक्की अता करता है। आपकी इबादत की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है और जिन लोगों को अभी दुआओं में कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है वो खूब दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर देखें कि रब ताला कैसे मुआवजे नहीं करता उनके लिए।